हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जन जन का चेहरा एक, ये जो कविता है इस कविता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए, इससे पहले हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से यह कविता को पढ़ने की कोशिश किए हैं, पढ़े भी हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग कोई भी भाई नहीं पढ़े हैं तो जाइए पढ़िए शानदार तरीके से और लाभ उठाइए बहुत ही ज्यादा। ठीक, और इससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात, जो कि आपका जो है एग्जाम में हो या अभी हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं इसमें बहुत ही भर भर के क्वेश्चन आया होगा। ठीक, यानी कि हम लोग बात अभी मैं जिसका जिसका चर्चा कर रहा हूं वह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। ठीक, यानी कि कवि के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए कवि के बारे में भी पढ़िए और शानदार तरीके से लाभ उठाइए। ठीक, तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, या फिर रघुवीर सहाय द्वारा, या फिर ज्ञानेंद्र पति द्वारा, या फिर विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। चलिए आपका समय हो गया अब खत्म। तो आपको बता दें काठ का सपना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी गई है। ठीक दोस्तों, समझ गए पहला क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं दूसरा नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचना किसकी रचना है? जो कविता है जन जन का चेहरा एक, यह कविता किसने लिखा है? तो आप सभी जानते हैं इसका जो रचयिता है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ठीक दोस्तों, समझ गए? चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं तीसरा नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक दोस्तों, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, या फिर रांची विश्वविद्यालय से, या फिर नागपुर विश्वविद्यालय से। तो चले दोस्तों, अगर आप लोग कवि के परिचय को पढ़े हैं तो आपको शानदार तरीके से पता होगा मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि वह कौन सा पत्रिका था जो नागपुर से निकलने वाला पत्रिका था और मुक्तिबोध ने उसका संपादन किया था। वह पत्रिका का नाम क्या था? तो नया खून। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? अच्छा, फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि मुक्तिबोध का मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय, कहां पर? दिग्विजय महाविद्यालय में। ठीक, राजनांदगांव में। दिग्विजय महाविद्यालय कहाँ है? राजनांदगांव में है। ठीक, वहां पे प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ कर दिया? कौन? मुक्तिबोध जी। कब प्रारंभ कर दिया? तो 1958 में प्रारंभ कर दिया। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं 7 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मुक्तिबोध ने यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में, कहां पर? नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, या फिर संपादक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें मुक्तिबोध जी ने जो वहां पे काम किया था किसके रूप में काम किया था? तो पत्रकार के रूप में काम किया था। किस किस चीज पे काम किया था? प्रकाशन तथा सूचना विभाग में काम किया था। किसने किया था? मुक्तिबोध जी ने किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए 7 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ 8 नंबर के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। क्या कहना चाह रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन?
चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है यह एक क्रांतिकारी कवि हैं। ठीक, कैसे कवि हैं? क्रांतिकारी कवि हैं। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ 9 नंबर के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम लोग। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? सूरज का मुंह टेढ़ा, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा, या फिर चांद का मुंह सीधा है, या फिर सूरज का मुंह सीधा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित ये जो कविता है जन जन का चेहरा है, यह जो है जनता के लिए ही लिखा गया है। ठीक, यानी कि संसार में जितने सारे लोग हैं सबका चेहरा एक ही, यानी कि आप लोग सभी जानते होंगे या भी समझ गए होंगे कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, तो जनता को ही कहा होगा। ठीक, नेता को ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आकाश के तारों को ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक ना, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ख नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जनता को सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए समझ गए यहाँ तक। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ उठती है? जनता से, आग से, या फिर ज्वालामुखी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला जो उठती है वह जनता से उठती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, क्योंकि जनता के अंदर इतना पावर होता है कि वह किसी भी चीज को रोक सकता है, यानी कि अत्याचार को रोक सकता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो मुक्तिबोध जी सामने आए थे। ठीक, समझ गए, तार सप्तक के कवि के रूप में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है यहाँ पे? कौन सी कृति मुक्तिबोध की यहाँ पे नहीं है कर रहा है दोस्तों। ठीक ना, है नहीं, नहीं है। ठीक, यह चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए चांद का मुंह टेढ़ा है, यह भी है, यानी कि मुक्तिबोध जी का यह रचना है। ठीक, भूरी भूरी खाक धूल, यह भी है। सतह से उठता आदमी, क्या यह भी है? 13 नंबर का जो है, जी हाँ यह भी है। और बिखरे मोती, यह जो है यह नहीं है, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की जो यह रचना है बिखरे मोती, यह नहीं है। यह जो है तीनों, चांद का मुंह टेढ़ा है, यह भी कृति है मुक्तिबोध जी का। भूरी भूरी खाक धूल, यह भी है। और सतह से उठता आदमी, यह भी है कृति किनका? मुक्तिबोध जी का। लेकिन यह बिखरे मोती जो है यहाँ उनकी रचना नहीं है, यानी कि उनकी कृति नहीं है। किनकी कृति नहीं है? मुक्तिबोध की कृति नहीं है। ठीक दोस्तों, प्रश्न को भी आप लोग समझ लिए ठीक से और आंसर को भी ठीक से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? इतिहास और संस्कृत, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर काठ का सपना, या फिर विपात्र। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है चंद्रगुप्त हो जाएगा। यानी कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? चंद्रगुप्त। यह एक ऐसी कृति है जो मुक्तिबोध की कृति नहीं है, यानी कि इनमें से जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों का तीनों ऑप्शन मुक्तिबोध जी की कृति है। यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। अब देखिए कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। पहले हम लोग क्या देखें कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। अब है सूरसागर, यह तो नहीं, यह तो भाई सूरदास का है। विनय पत्रिका, यह भी नहीं है। कामायनी एक पूर्ण विचार, जी हाँ यही है, कामायनी एक पूर्ण विचार मुक्तिबोध जी की कृति है। ठीक दोस्तों, समझ गए। मुकुल, यह तो नहीं होगा, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको बता दें, एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक, समझ गए 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं
17 नंबर के क्वेश्चन के साथ आइए। 17 नंबर का क्वेश्चन करा है कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। दिव्यदान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, कौन सी रचना मुक्तिबोध जी की है। तो यह घ नंबर का एक ऐसा रचना है जो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठीक दोस्तों, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा है। हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से पीछे से हम लोग यह क्वेश्चन करते आ रहे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। फिर वही क्वेश्चन की कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है। आप लोगों को घबराना नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि सर एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही आ रहा है, लेकिन यह जो ऑप्शन दिया गया आपको, विकल्प जो दिया गया वह अलग अलग रहेगा दोस्तों। ठीक, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। पहले पहले क्या बोलेगा थी आपको कि पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर विकल्प देखना है, उसके बाद समझ करके इसका उत्तर बताना है। ठीक, हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य रखना है। चलिए अब बताइए कि इनमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, या फिर बिहार पुनः मूल्यांकन, या फिर कामायनी एक पूर्ण विचार, या फिर भूरी भूरी खाक धूल। तो चलिए दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बिहार पूर्ण मूल्यांकन, यह जो रचना है यह मुक्तिबोध जी की नहीं है। यानी कि नई कविता का आत्मसंघर्ष यह भी है मुक्तिबोध जी की रचना, कामायनी एक पूर्ण विचार यह भी है मुक्तिबोध जी की रचना, भूरी भूरी खाक धूल यह भी है मुक्तिबोध जी की रचना। लेकिन यह बेवकूफ बिहार पूर्ण मूल्यांकन जो यहाँ पे दिया हुआ है यह यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। तो दोस्तों आपको बता दें, मुक्तिबोध जी जो थे यहाँ पे आपका तार सप्तक के कवि थे। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। 13 नवंबर 1917 को, या फिर 11 सितंबर 1918 को, या फिर 22 अक्टूबर 1917 को, या फिर 15 दिसंबर 1920 को। तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको बता दे, मुक्तिबोध जी की जो मम्मी का नाम था वह पार्वती बाई नाम था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था। आजादी, नया खून, कर्मवीर, या फिर सरस्वती। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो यहाँ पे संपादन है वह नया खून है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन करा है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। तो दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा है, यह बहुत ही फेमस है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। लोग सभी जानते हैं कि जनजन का चेहरा एक जो उसका जो रचनाकार है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ठीक दोस्तों, समझ गया 25 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर, समझते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है मुक्तिबोध की कविता है तो गांव का घर नहीं भाई, यह नहीं है। उषा नहीं है, पुत्र वियोग भी नहीं है, यह जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। ठीक दोस्तों, समझ गए 26 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो कौन है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ठीक ठीक दोस्तों, समझ गया 27 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं शानदार तरीके से। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कामायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है।
तो कौन है, आप लोग नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो इसके जो रचयिता है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? तो चलिए दोस्तों, आपको अगर कहीं भी इन 2800 का 28 क्वेश्चन में दिक्कत हो आंसर ढूंढने में, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 2800 के 28 क्वेश्चन का। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग शानदार तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने जनजन का चेहरा एक, या जो कविता है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। मैं फिर लेके आऊंगा कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।